ईमानदार सौदागर और बादशाह की कहानी दूसरा हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा इस्लाम में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको एक सौदागर की जिंदगी के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उनकी शोहरत की खबर और ईमानदारी की इत्तला बादशाह को उस वक्त हुई जब बादशाह ने भी इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और अपने सफीरों को भेजकर दरबार में बुला लिया। शम्मू बहुत घबरा रहा था कि बादशाह वक्त ने इन्हें क्यों तलब किया है, क्योंकि बादशाह वक्त का किसी का दरबार में तलब करना जान से हाथ धो बैठने का सबब बनता है या नवाजे जाने का। हारिस मुतमईन था क्योंकि उसे अल्लाह की जात से अच्छी उम्मीद थी। वो ऐसा इसलिए भी सोच सकता था कि उसने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा था। शम्मू को फकत फिक्र इस बात की थी कि कहीं कोई गुस्ताखी बादशाह सलामत के हुजूर न हो जाए और बादशाह की नाराजगी और जलाल का सबब बने। जब वो बादशाह के दरबार में पहुंचे तो उनको बड़ी इज्जत और एहतराम से खुशामदीद कहा गया और बड़े एहतराम से इनकी खातिर मदारात भी की गई। इस इज्जत और वकार को देखकर शम्मू को इत्मीनान हासिल हुआ। कुछ देर के बाद बादशाह सलामत दरबार में जलवा अफरोज हुए और मसनद हुकूमत पर बराजमान हो गए। दोनों बादशाह की ताजीम दरबार के उसूलों के मुताबिक बजा लाए और अपना तारुफ पेश किया। मैं तुम दोनों को शाही हुकूमत के उमूर से तिजारती जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और कामयाब सौदागरी की इत्तला मुझे मिल चुकी है। अगर तुमने इनकार किया तो जबरदस्ती नहीं की जाएगी और न ही किसी किस्म की खफगी का इजहार किया जाएगा। और अगर तुम इस तिजारत की जिम्मेदारी कबूल कर लोगे तो तुम्हारे हक में भी बेहतर होगा और मुल्क कौम के हक में भी सूदमंद साबित होगा, क्योंकि पिछले साल हमें बहुत सा जानी और माली नुकसान इसी तिजारत की वजह से उठाना पड़ा। बादशाह ने कुछ कहते कहते खुद को खामोश कर लिया। कैसा जानी और माली नुकसान और क्यों बादशाह सलामत? अगर मुनासिब समझे तो हमारे भी गोश गुजार करें। हारिस ने बड़े मौदबाना अंदाज में बादशाह वक्त के सामने जुबान खोली। हाँ बादशाह सलामत, हम फकत इसलिए दरियाफ्त करना चाहते हैं कि वाकई हम जैसे छोटे और एक शहर में तिजारत करने वाले की हुकूमत और मुल्क कौम की क्या जरूरत है। शम्मू ने भी इस बात में वजन पैदा करने के लिए गिरह लगाई। सुनो सौदागरों, पिछले साल हमने गैर मुल्क से बेशुमार असलहा और जंग का सामान खरीदा था। हमारा सौदागर इस सौदेबाजी में हमें धोखा दे गया। उसने गैर मुल्क से वफादारी निभाते हुए कमीशन के लालच में नाकस माल खरीद लिया। जब जंग हुई तो हमें बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। हमारे बड़े बड़े जर्नैल, यहाँ तक कि वो सालार आजम भी मारा गया। कहते हैं कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है इसमें खुद भी लाजमन गिर जाता है। खुदा का शुक्र है कि हमें शिकस्त तो नहीं हुई। तब से हमने इस अहम ओहदे के लिए अच्छे और तजर्बाकार शख्स की तलाश शुरू कर दी थी। ताहम हमारे पास तुम दोनों की इत्तला पहुंची कि तुमने किस तरह चंद अशरफियों से कारोबार शुरू किया और दिन रात की मेहनत, लगन और जस्तजू से न सिर्फ अमारात हासिल की बल्कि अपने कारोबार में नाम भी पैदा किया। मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हें कामयाब सौदागर ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी मानते हैं। तो बताओ कि तुम्हारी क्या राय है? बादशाह बात मुकम्मल करके इनके जवाब का इंतजार करने लगा। बादशाह की बात सुनकर शम्मू ने हारिस की तरफ देखा। हारिस दिल में सोच रहा था कि अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर कहीं तिजारत के हुकूमती उमूर ऐसे अफराद के हाथों में न चले जाए कि जैसे पिछले सिपहसालार आजम थे, जिसने चंद सिक्कों की खातिर हजारों इंसानों को मौत की घाट उतार दिया। हारिस की आंखें नमी से भर गई। उसने शम्मू की तरफ आसपात में सर हिलाकर इशारा किया। शम्मू उसके जवाब को समझ गया। बादशाह सलामत, हमें शोहरत से कोई गरज नहीं है और दौलत की कोई भी हवस नहीं है। हम इतना काम करते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि उसने अपने अलावा किसी का मोहताज नहीं रखा। हमें इस मुलाजमत करने की चंदा जरूरत नहीं है, मगर जैसे कि आपने इरशाद फरमाया कि आपके सालार आजम ने आपको धोखा दिया है और चंद सिक्कों की खातिर बेशुमार लोगों को मौत के हवाले कर दिया। ये सोचते हुए हमें ये ओहदा कबूल कर लेने में कोई उज़र नहीं है। बाकी आप हमारे बादशाह सलामत हैं, जो हुक्म देंगे हमें मंजूर होगा। शम्मू और हारिस की बात सुनकर बादशाह सलामत के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने उन दोनों को कारोबार में मुंतकिल होने की इजाजत दे दी और मालियात के शोबे में शम्मू को और ताजिर के शोबे में हारिस के ओहदे मुकर्रर कर दिए। दिन गुजरते रहे, दोनों की जिंदगी पुरसुकून बसर हो रही थी। इस दौरान इनका मुल्क और भी मुस्तहकम हो चुका था। शम्मू ने मालियात का हिसाब किताब चेक करके चोरों
जालिमों और गाजिबों को भी सजा दिलवाई और मुखलिस और ईमानदार लोगों की तनख्वाह और मरात में इजाफा करवा दिया। उधर हारिस ने बादशाह के महल में बेशुमार तब्दीलियां रूनुमा करवाई। एक तरफ तो जितना भी नाकारा और फजूल सामान था उन्हें अच्छे दामों में फरोख्त कर दिया और दूसरी तरफ उसने बादशाह के आराम और सुकून के लिए और शाही दरबार की सजावट और बनावट के लिए शाहकार अशिया को खरीदा और दर्जात के हिसाब से महल में आवेजा और नस्ब कर दी। उधर शमू असलहे की खरीदारी खुद करता था, एक एक चीज को इस्तेमाल करके आजमाता था कि कहीं कोई धोखा न हो सके। वो काम की चीज खरीदता था और इस कदर खरीदता था कि जितनी उसकी जरूरत होती थी। खामखा फालतू अशिया खरीद कर ढेर लगाना नहीं चाहता था। उसने तलवारें, खंजर और ढाल बनाने वाले अच्छे कारीगरों का एक इदारा कायम किया और उन्हें तनख्वाह पर मुलाजमत दी। इस इज्जत अफजाई पर उन्होंने दिन रात मेहनत करके ऐसी तलवारें और दीगर औजार बनाए जिन्हें देखकर न सिर्फ फौजी अफसरान बल्कि बादशाह सलामत खुद भी हैरान रह गए। उस गैर मुल्क से दोबारा जंग हुई तो बड़े सुकून और चंद दिन की जद्दोजहद से जंग जीत ली गई। न ज्यादा माली नुकसान हुआ न जानी। बादशाह ने इस तरकीब और अक्लमंदी पर शमू और हारिस को बड़े ओहदों पर तरक्की दे दी और इनका यौमिया बढ़ाकर दुगना कर दिया। साथ ही साथ इनके इख्तियारात में भी इजाफा हुआ। वक्त गुजरता रहा। इसी दौरान शमू सौदागर के यहाँ बच्चे की विलादत हुई और वो कुछ बड़ा भी हो गया था। कहते हैं कि जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ दुश्मन भी पाए जाते हैं। एक बेईमान सालार ने शमू के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ये वो सालार था जिसे शमू ने मालियात में हेरा फेरी के सबूत मुहैया करके निकलवा दिया था। वो शमू से अपना बदला लेना चाहता था। उसने बादशाह सलामत के कान भरना शुरू कर दिए, मगर बादशाह पर उसकी उल्टी सीधी और सच्ची झूठी बातों का कोई असर नहीं हुआ। तो उस सालार ने शमू के बच्चे को अगवा कर लिया और बच्चा उस वक्त 9 साल का हो चुका था। जब शमू को बच्चे के अगवा का इल्म हुआ तो उसने तावान के तौर पर हर शर्त मंजूर कर ली। बादशाह सलामत को शमू के सदमे की इत्तला हुई तो उसने भी हर मुमकिन कोशिश की कि वो सालार से इसके बेटे को बाजियाब करा ले, मगर वो सालार इसके बच्चे को लेकर दूसरे काबिज राजा से जा मिला। वो वहीं उसके बच्चे की परवरिश करता रहा और उसे बादशाह सलामत के खिलाफ बगावत पर आमादा करता रहा और शमू की तरफ से नफरत दिलाता रहा। शमू को अपने बेटे से जुदा हुए 9 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। उधर बादशाह सलामत की उम्र और सेहत जवाब दे गई थी। बादशाह सलामत ने शमू और हारिस को बुलाकर वसीयत की कि मेरी बीमारी के दौरान हुकूमत की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। कोई खलफिशार, कोई अमनो अमान का मसला दरपेश आए तो इसे अपने तमाम तर इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हल कर देना और मेरे बाद तुम में से जो मुनासिब समझे वो हुकूमत पर बराजमान हो जाए, मगर किसी ऐसे तीसरे शख्स को करीब न आने देना जो हुकूमत और मुल्क मिल्लत का खैर खा न हो या तुम में से किसी एक को भी बुरा समझता हो और दुश्मनी समझता हो, दुश्मनी रखता हो। अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को परवान चढ़ने न देना। ये बुरे लोग बहुत जालिम होते हैं। दौलत और जायदाद और मसनद व हुकूमत के लिए अपने बाप को भी कत्ल कर देते हैं। बादशाह सलामत ने अपनी बात खत्म की। बादशाह सलामत, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे और आपको जल्द सेहतियाब करे। हमारी दुआ है कि आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रहे। आपसे हमें बड़ी ढारस मिली है। शमू और हारिस ने बादशाह को दुआया कलमात अदा करते हुए दिलासा दिया। कुछ दिनों के बाद एक एलची पैगाम लेकर आया तो शमू ने उसे पढ़ा। फरमान किसी सूबे के वली अहद की जानिब से था। वो उसकी हुकूमत से दोस्ताना ताल्लुक चाहता था और शर्फ़े मुलाकात का मुतमन्नी था। इस पैगाम में वली अहद ने वक्त मुलाकात मांगा था और दिन पूछा था। ये वली अहद हमसे दोस्ताना ताल्लुकात क्यों करना चाहता है? शमू ने एलची से दरियाफ्त किया। इज्जत माब, ये वली अहद होने के साथ साथ बहुत बड़ा ताजिर भी है जो सौदागरी के तमाम गुर जानता है। शायद इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहता है। एलची ने शमू के सवाल का जवाब बहुत तसल्ली बख्श दिया था, मगर उसे अपने बेटे की याद आ गई। वो सोचने लगा कि इसके बेटे में भी यही खुसूसियात होती, क्योंकि वो भी एक सौदागर का बेटा था। न जाने किस हाल में होगा
اور اس سالار نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ آج وہ میرے پاس ہوتا تو بادشاہ سلامت کے بہت قریب ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سلامت اپنی زندگی میں ہی اسے اپنی مسند حکومت کا باعث بنا لیتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیتے، اور یہ اعلان تمام ریاستوں میں کرا دیتے کہ آج سے ہماری جگہ شمو کا فرزند شوکت اللہ حکومت کے تمام امور سنبھالے گا اور اس ملک کے معاملات کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عزت مآب، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ایلچی کی آواز پر اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا اور وہ اپنے بیٹے کی یادوں سے باہر نکل آیا۔ تمام باتیں غور سے سنو، اپنے ولی عہد سے کہہ دینا کہ ہم اس سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شوال کی 20 تاریخ کو شام کے وقت ہم سے مل سکتا ہے، مگر خالی ہاتھ ہونا چاہیے۔ شمو نے اسی ایلچی کو تاکید کرتے ہوئے سمجھایا، لیکن جناب وہ تو آپ کے لیے قیمتی تحائف لانے والا ہے، پھر خالی ہاتھ کیسے آ سکتا ہے؟ ایلچی نے شمو کا منہ تکتے ہوئے دریافت کیا۔ تم سمجھے نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے یا اس کے ساتھیوں کے پاس ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ بادشاہ سلامت کی صحت بہت خراب ہے، انہیں آرام و سکون کی بہت ضرورت ہے۔ ہم ایسی کسی صورتحال کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ شمو نے وضاحت کی۔ ایلچی رخصت ہو گیا اور پیغام کو احتیاط سے لے کر چلتا بنا۔ آج موسم بڑا خوشگوار تھا اور ابر آلود بھی۔ صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ شمو نے حارث کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دی تھی کہ فلاں صوبے کا ولی عہد آج شام کو ہم سے ملنے والا ہے۔ ضروری انتظامات بھی کرا دیے گئے اور فوج کو بھی تیار کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف اپنے دفاع کے انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے تو دوسری طرف مہمانوں کی خاطر مدارات اور انعام و اکرام کے سلسلے میں اہتمام کر لیا گیا تھا۔ اس زمانے میں کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا تھا کہ واقعی دوست آ رہا ہے یا آستین کا سانپ۔ لوگ ایسے موقع پر دشمنی بھی نکال لیتے ہیں اور دوستی بھی گاٹ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے غداروں کے ساتھ اپنے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو کالی بھیڑ کہلاتی ہیں۔ لہٰذا شمو اور حارث ابتدا ہی سے دونوں باتیں سوچ کر تیاری کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک ان پر کسی کا وار نہیں چل سکا تھا۔ شام کے 5 بجے تھے۔ دور، بہت دور شمو نے دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ ولی عہد کا قافلہ پہنچنے ہی والا ہے۔ رفتہ رفتہ گرد کم ہوئی تو گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ساز و سامان اونٹوں اور ہاتھیوں پر لدا نظر آنے لگا۔ شمو نے سالار اعظم کو اشارہ کیا کہ وہ آنے والے قافلے کو محل کے حدود سے باہر رکھے، تمام ہتھیاروں کو ضبط کر لے اور قابل اعتراض چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لے۔ سالار اعظم کا حکم پاتے ہی برق رفتاری سے گیا اور ولی عہد کو روک کر تلاشی کی بات کی۔ ہم تلاشی نہیں دیں گے، صرف ایک بار اپنے قائم مقام بادشاہ سے کہو کہ صرف ایک بار ہماری صورت دیکھ لے، اس کے بعد جس تلاشی کا حکم صادر ہوا ہم حاضر ہیں۔ ولی عہد یہ جملہ کہتے ہوئے انتہائی اطمینان اور مسکان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ عجیب سا معاملہ تھا۔ بہرحال قائم قائم بادشاہ شمو تک یہ بات پہنچا دی گئی۔ شمو بھی ایک بہادر شخص تھا۔ وہ سنتے ہی ولی عہد کے روبرو چلا آیا۔ ولی عہد نے اپنے چہرے پر سے پگڑی کا پلو ہٹایا تو شمو کی آنکھوں میں روشنی جگمگانے لگی اور وہ شوکت اللہ کہہ کر اس سے لپٹ گیا۔ بیٹا تم؟ شمو نے دونوں آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بابا جان، ہم نے اس ظالم اغوا کرنے والے سالار کو موقع ملتے ہی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ عوام اس سے تنگ آ چکی تھی، انہوں نے مجھے ولی عہد بنا دیا اور آج میں اپنی ریاست کو آپ کی ریاست میں ضم کرنے آیا ہوں اور خود تمہارا حصہ بننے کے لیے۔ شمو نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور کھلے دل سے شوکت اللہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ کو اس سے متعارف کروایا گیا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا اور آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بادشاہ سلامت کو جس کا انتظار تھا وہ شاہکار آ چکا تھا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔